नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रकृति की रक्षा मानवता की सबसे बड़ी सेवा माना जा सकता है। पर्यावरण को बचाना केवल हमारे लिए एक विकल्प नहीं है, बल्कि हमारी एक जिम्मेदारी है। अब मानव द्वारा की गई गतिविधियां कई बार इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हुए दिखाई देती हैं। हाल ही में इसका उदाहरण मिला है तमिलनाडु में वहां के जल संसाधन निर्माण जो विभाग है, जल संसाधन विभाग है, उसने वहां के एक बंदरगाह, वहां के एक पोर्ट को उससे 160 करोड़ रुपए की डिमांड की है और इस बात के लिए उसने एनजीटी को सूचित किया है। वहां के एन्नोर में स्थित कामराजार पोर्ट को उसने ऐसा करने के लिए कहा है। दरअसल ऐसा उसके लिए क्यों कहा गया, 160 करोड़ रुपए की डिमांड उस पोर्ट से क्यों की जा रही है, तो आज के इस वीडियो में हम एक खास समस्या को समझेंगे। दरअसल उस पोर्ट के आसपास एक आक्रामक मसल्स देखने को मिले हैं। मसल्स एक प्रकार के जलीय जीव होते हैं जो किसी दूसरी जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं और वहां के पारिस्थितिक तंत्र को वो नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ वहां की मछुआरों के लिए भी, जो उनकी नावें आवागमन करती हैं, उसमें भी वो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से दरअसल हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण जिस चीज को बताया जा रहा है वो है बलास्ट या बैलास्ट वाटर, जिसको कहते हैं, बलास्ट जल कहते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि बलास्ट जल क्या होता है, भारत के लिए क्यों खतरा बन रहा है, पूरे विश्व में इसके दुष्प्रभाव को हम देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि पूरे विश्व में इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं और भारत की तरफ से इसको लेके क्या रुख अपनाया जा रहा है, जबकि भारत भी इस समस्या से, इस खतरे से पीड़ित है। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। बलास्ट वाटर का खतरा कैसे निपटेगा भारत। इस समस्या को समझने से पहले आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को दृष्टि आईएएस की तरफ से दी जा रही है छूट। 40% का डिस्काउंट 15 से 18 अगस्त तक आपको मिलेगा सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्स, डीएलपी और टेस्ट सीरीज पर। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन नंबरों पर कॉल करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स मेंस लाइव ऑनलाइन हिंदी और अंग्रेजी माध्यम पर भी 40% का डिस्काउंट है। साथ ही साथ ईएमआई की सुविधा तो है ही, डिस्काउंट फीस पर भी ये उपलब्ध है। इसके लिए भी आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाके आप अपनी सीट लॉक कर सकते हैं। इस पीडीएफ में भी आपको उसका लिंक यहां पर दिया गया है। तो इस छूट का लाभ आप उठाएं और आपको स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामना भी हम सबकी तरफ से। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को देख लेते हैं। बात हमने खबर की चर्चा में क्यों है, इस बात को समझने के साथ क्या है ब्लास्ट वाटर, इसको भी समझते हैं, किसको कहा जाता है और क्यों ये एक समस्या के रूप में हमारे सामने है। इसके अलावा क्या क्या कहते हैं वैश्विक नियम, पूरे विश्व में इस समस्या से निजात पाने के लिए वो कौन से नियम बनाए गए हैं, विशेष रूप से कौन से देश इससे ज्यादा पीड़ित हैं, जहां ज्यादा पीड़ा होगी वहां पर ज्यादा सख्त नियम होगा। भारत में इसके लिए क्या नियम है उस पर भी एक नजर डालेंगे और अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के आप इस खंड को देख सकते हैं। खबर की बात करें तो खबर द हिंदू से है, डज इंडिया हैव लॉज अगेंस्ट इन्वेसिव स्पीसीज फ्रॉम बलास्ट वाटर। तो देखिए, इस खबर के आलोक में इस चर्चा को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों है ये तो आपको हमने बता ही दिया शुरू में। जैसा कि मैंने बताया कि तमिलनाडु में एक पोर्ट है और उस पोर्ट को तमिलनाडु के जल संसाधन विभाग ने, वाटर वहां के जो रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसने क्या किया है कि उससे 160 करोड़ रुपए की डिमांड की और ये बात उसने एनजीटी को बता भी दी है। एनजीटी के पास मामला तभी जाता है जबकि यह मामला पर्यावरणीय हित से जुड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण को इससे नुकसान हो रहा होगा, इस पोर्ट के माध्यम से हो रहा होगा। दरअसल पोर्ट के आसपास जो आक्रामक मसल्स हैं, एक प्रकार का जलीय जीव होता है, जैसा कि मैंने कहा, जो कि स्थान परिवर्तन करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और ये आक्रामक होता है, जिसकी वजह से वहां के पारिस्थितिक तंत्र को यह नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से यहां पर जो माइटेला स्ट्रिगाटा विशेष रूप से, जिसको कि चारू मसल्स कहते हैं, इसका प्रकोप देखा गया। इसके जैसे और भी हैं और ये आक्रामक मसल्स क्या करता है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करता है, जिससे कि यहां पर प्रदूषण और पारिस्थितिक संतुलन पर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसका प्रमुख कारण क्या है, इस मसल्स के आने का कारण क्या है, कैसे आया, तो देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस समय जो सबसे प्रमुख कारण पोर्ट के आसपास, बंदरगाहों के आसपास मिल रहा है वो है जहाजों के माध्यम से आने वाला ब्लास्ट वाटर या ब्लास्ट पानी। इस वजह से इस पोर्ट के ऊपर जुर्माना लगाया गया। तो आइए समझते हैं ब्लास्ट वाटर क्या है।
देखिए क्या है ब्लास्ट वाटर, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बताएं कि जो समुद्री जल होता है वही होता है ब्लास्ट वाटर, लेकिन ये उस जगह का नहीं होगा, ये किसी अन्य जगह का होगा। होता यह है कि जब समुद्र के जहाज होते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उन जहाजों के निचले हिस्से में आप यहां पर देख सकते हैं कि ये निचला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वाटर लेवल दिखाई दे रहा है, उसमें पानी भरा जाता है और यहां पर एक टैंक होता है। इसी टैंक में पानी भरते हैं ताकि उस जहाज का, समुद्री जहाज का संतुलन बना रहे, क्योंकि ये जहाज आकार में काफी बड़ी होती है। संतुलन बनाए रखने के लिए इसमें पानी की मात्रा इस टैंक में भर दी जाती है ताकि बैलेंस बना रहे। अब जब क्या होगा कि इस जहाज के ऊपर जब कार्गो लोड किया जाएगा, जब इस पर सामान लादा जाएगा, जैसे इस कंडीशन में आप देखिए इसके ऊपर सामान हमने, मान लीजिए ढेर सारे सामान जो हमें निर्यात करने हमने इसके ऊपर लाद दिए, तो जब सामान लादेंगे तो इस टैंक से पानी को क्या करेंगे, खाली कर देंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा तो इस सामान को जब उतारा जाएगा तो उतारने के बाद इस जहाज का वजन हल्का होगा और बैलेंस को बढ़ाने के लिए इसमें पानी उस जगह पर जहां पर यह सामान उतारा गया, इसमें पानी और वहां से ही, वहां के समुद्र से ही पानी लेकर उसमें भर दिया जाएगा। ये सामान्य पानी है। अब देखिए वहां का जब सामान्य पानी इस जहाज में भरा जाएगा तो उसके साथ साथ इसमें क्या होंगे, इसमें ढेर सारे वहां के जो लोकल जीव जंतु होते हैं वो भी उस पानी के साथ उसमें आ जाते हैं। और फिर ये पानी जब लौट के आएगा अपने, ये पोर्ट तो आपके देश का है, सपोज दैट इंडिया से अगर वो कोई चीज सामान लेके गया दूसरी जगहों पर, ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां से सामान उसने उतारा और वहां के जल को उसमें भरा और यहां पर लाके फिर से उस जल को पंप करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो वहां का पानी जब यहां के पोर्ट पर आके आसपास जब डंप किया गया तो वहां के जीव जंतु भी उस जल में मुक्त होंगे और वहां के पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ेंगे जो उसमें उपस्थित है आक्रामक मसल्स। तो ये पूरा का पूरा मामला है। तो देखिए ब्लास्ट टैंक में क्या होता है, पानी भरा जाता है, माल उतारने पर फिर से उसको समुद्री जल को पंप कर संतुलन बनाया जाता है। अब ये प्रक्रिया आप समझ गए। देखिए यहां पर ये बना हुआ है, पानी यहां से निकाला जा रहा है और ये कंडीशन दोनों मैंने आपको बता दी। अब इससे समस्या क्या है, समस्या ये है कि जो ब्लास्ट जल होता है उसमें कई जलीय जीव होते हैं, जैसे कि शैवाल हो गया, केकड़े हो गए, मोलस्क हो गए, कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो कि नई जगह पर जाने पे उन नए जीवों का स्थान लेंगे। और इसमें जो आक्रामक प्रजातियां होती है, सभी जीव तो खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आक्रामक स्पीशीज होती हैं, ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि वहां के पर्यावरण और स्थानीय जैव विविधता के लिए काफी खतरनाक होते हैं। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में ऐसे 30 खतरनाक प्रजातियों को चिन्हित किया गया है। लगभग 30 ऐसी आक्रामक प्रजातियां हैं जिनको दर्ज किया गया है जो कि पारिस्थितिक संतुलन को खराब कर रही हैं, जो किन्हीं न किन्हीं गतिविधियों की वजह से, जैसे इसके लिए अन्य गतिविधियां भी जिम्मेदार होती हैं। जैसे सपोज दैट 2017 में चक्रवात आया था, उस चक्रवात के कारण भी कई बार जो बैक वाटर है वहां पर इस प्रकार के जीव जंतु वहां पर आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इसमें एक विशेष जो हम कह सकते हैं आक्रामक प्रजाति है जिसका नाम चारू मसल है, मार्टेला रिगाटा भी है, इनकी वजह से हो रहा है। तो भारत में 30 हैं जिसमें चारू मसल्स काफी चर्चित रहा। इसने केरल में काफी नुकसान पहुंचाया। केरल में जो बैक वाटर है उसमें अरब सागर के समानांतर, चाहे वो झील हो, नहर हो, लैगून हो, वहां पर जो रामसर साइट है, अष्टमुडी झील है, वहां पर इसने सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने का काम किया, वहां के पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ने का काम किया। तो ब्लास्ट जल ये है। अब चारू मसल ने क्या किया, जो वहां के एशियाई हरे मसल थे जिनको पेरना वेरिडिस कहा जाता है, उसकी जगह खाने योग्य सीप, मैगलाना, बिनिएटा, स्थानीय नाप मुरिंगा है, इसकी जगह ले ली। अब ये इनकी जब जगह लेगा तो वहां पर संतुलन खराब होगा। अब तमिलनाडु, जैसा मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु की पुलिकट झील में भी केरल की अष्टमुडी झील की तरह ही यहां भी सिचुएशन बन गई है। इसकी वजह से ये चिंता व्यक्त की जा रही है। अब इस मसल ने लगभग सभी अन्य प्रजातियों की जगह ले ली है और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि ये जीवित रहने की दर इसकी बहुत बेहतर है। ये अंडे बहुत ढेर सारे देता है, प्रजनन दर भी इसकी बहुत ज्यादा है और साथ साथ ये ताजे पानी में भी जीवित रहता है, जबकि मूल रूप से ये समुद्री है। तो इसकी कुछ ऐसी खूबियां भी हैं जो इसकी आक्रामकता को और बढ़ा देती हैं। तो इस वजह से ये चिंता व्यक्त की जा रही है। अब देखिए वैश्विक नियम इसके लिए क्या बनाए गए हैं। देखिए कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह का जो ब्लास्ट वाटर है वो ज्यादा डंप होता है, तो उनके लिए और चिंता का विषय है। तो आप देखें इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इसमें ब्लास्ट जल प्रबंधन कन्वेंशन हुआ, BWM कन्वेंशन हुआ 2017 में, और वहां पर इस विषय में चिंता व्यक्त की गई और ब्लास्ट जल प्रबंधन के लिए जो ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट है उस कन्वेंशन को यहां पर 2017 में लागू किया गया।
और उसमें यह कहा गया कि इस तरह का जो जल होता है उसके प्रबंधन की व्यवस्था की जाए, उसके मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाए। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि जो भी जहाजों के माध्यम से जल में हानिकारक जलीय जीव हैं या रोगजनक जो जीव जंतु आते हैं उनके प्रसार को रोका जाए, इसके विषय में सोचा जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इस कन्वेंशन पर कुछ देशों ने हस्ताक्षर किया, जो कि जुलाई, अगर हम बात करें 2 जुलाई तक इस पे 97 कंट्रीज ने सिग्नेचर किए थे। अब 8 सितंबर 2017 से ही जहाजों को अपने बलास्ट जल का मैनेजमेंट करने के लिए जो जो हस्ताक्षर करता देश हैं इसमें वो बाध्य हैं, उनको करना पड़ेगा, ताकि किसी नए स्थान पर अगर पानी छोड़ा जाता है तो जलीय जीव और रोगजनक जो भी जीव जंतु हैं उनसे उनको मुक्ति दिलाई जा सके, उस जगह की सुरक्षा की जा सके। तो वैश्विक नियम ये बनाए गए। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट में जो जहाज बनाए जा रहे हैं तो उसमें ऐसा सिस्टम लगाया जाता है, वो एडवांस है। उसमें क्या होता है कि जो बैलास्ट जल है उसके मैनेजमेंट की प्रणाली पहले से ही काम करती है। वहां पर क्या होता है कि कार्गो जब डिस्चार्ज करेंगे, अर्थात जो सामान है उसको जब उतारेंगे तो वहां का जल उसमें भरना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि इसमें एक छोटा हिस्सा, छोटा पार्ट जल का, जितना भी टैंक में पानी भरा गया उसका एक छोटा पार्ट लेगा, उसमें कुछ केमिकल उसमें रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो पानी जो होगा वो जीव जंतु से मुक्त होगा, अर्थात जो हानिकारक आक्रामक जीव जंतु हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके ये पूरा जो पानी होता है उसको सुरक्षित पानी बनाता है और सारा पानी किसी भी जीव से मुक्त हो जाता है। तो ये सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है नए जहाजों में तो मिलती है, लेकिन जो पुराने जहाज हैं उनमें ये तकनीकी नहीं मिलती है। साथ ही साथ आप देखें जो BWM कन्वेंशन से पहले के बने जहाज हैं उसमें सिस्टम के न होने से यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बहुत से ऐसे जहाज हैं जो इस कन्वेंशन से पहले के हैं, सारे जहाज नए हो नहीं सकते हैं। अब देखिए इसमें कठोर जांच और नियमन के लिए विशेष रूप से 2 देशों का उल्लेख करना है यहां पे लाजमी है। देखिए एक का नाम ऑस्ट्रेलिया और एक का नाम न्यूजीलैंड। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है ब्लास्ट वाटर सबसे ज्यादा रिलीज करने वाले देशों में से हैं और इसीलिए इनके इस खतरे से पीड़ित होने की संभावना भी ज्यादा है। तो इसीलिए यहां पर कठोर नियमन भी किया गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो यहां से लौह इस्पात और कोयला निर्यात किया जाता है। मान लीजिए कि एक जहाज है जिसमें लौह इस्पात और कोयला भर के ऑस्ट्रेलिया से दूसरी जगह भेजा गया। जब यहां पर सामान लदा हुआ है तो यहां पर पानी काफी कम होगा टैंक में, लेकिन फिर जब यहां जाएगा वो सामान उतार देगा तो फिर यहां का पानी इसमें भरा जाएगा, जिसकी वजह से ये बाहर का पानी लेके आएगा और यहां से ज्यादा निर्यात की वजह से बाहर का पानी ज्यादा आएगा। और यहां पर आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो पारिस्थितिक रूप से काफी संवेदनशील क्षेत्र है और इसकी संवेदनशीलता को सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी है कि यहां पर इस वाटर का मैनेजमेंट किया जाए। तो ब्लास्ट वाटर की समस्या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आपको ज्यादा देखने को मिली, इसलिए इन्होंने कठोर नियम भी बनाए अपने यहां। लेकिन भारत में क्या इसके लिए नियम है? तो इस पर अब एक नजर डालना जरूरी है कि भारत में इसके लिए क्या व्यवस्था है। तो देखिए 2 जुलाई तक भारत में जो है इन 97 देशों ने जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था कन्वेंशन पर, BWM कन्वेंशन पर, उस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो फिलहाल भारत के पोर्ट पर अगर कोई इस तरह का बंदरगाह, भारतीय बंदरगाहों पर जहाज आता है तो उसके लिए वो हस्ताक्षरकर्ता चूंकि भारत नहीं है, इसलिए इन बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों पर BWM कन्वेंशन की जो शर्तें हैं उनको लागू करने की किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। जबकि तेल निर्वहन से संबंधित अन्य नियम भारतीय बंदरगाहों पर लागू होते हैं। अब सवाल उठता है कि अन्य देशों से लाए गए जो बैलेस्ट पानी है उसकी जांच या विनियमन भारत में कैसे किया जाएगा, कैसे उसको रेगुलेट किया जाएगा? फिर तो भारत के बंदरगाह अगर ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस समस्या को गंभीर होने से पहले हमें भी इसके रेगुलेशन के लिए किसी नियम की आवश्यकता बनती है। और अगर अभी तक इसके लिए नियम नहीं बना है तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से, पर्यावरण को बचाने के लिहाज से, मानवता की सबसे बड़ी रक्षा के लिहाज से हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके विनियमन की व्यवस्था फिलहाल करें। तो यह ध्यान रखिएगा, भारत में इसके रेगुलेशन की फिलहाल व्यवस्था नहीं है। अंत में चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आज आपके लिए है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का बलास्ट जल प्रबंधन कन्वेंशन किस वर्ष लागू हुआ? विकल्प आपके सामने हैं, 2000, 2010, 2017 या 2020। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।